दास्तान ईमान फरोशों की। एक ऐसे शख्स की दास्तान। जब उससे पूछा गया कि तुम कभी मुस्कुराते क्यों नहीं, तो उस शख्स ने जवाब दिया कि कल अगर अल्लाह ताला ने मुझसे सवाल किया कि बैतुल मुक़द्दस पैरों के कब्जे में था और तुम मुस्कुरा रहे थे तो मैं क्या जवाब दूंगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। ये महफिल जो जासूसों का एक खुफिया इजलास था, बर्खास्त हुई। वो सब इकट्ठे बाहर निकले। एक आदमी बाहर जाता था, 10-15 मिनट बाद दूसरा आदमी निकलता था। बूढ़ा भी चला गया था, सिर्फ वो आसिफा और एक आदमी रह गया था। आसिफा ने नकाब में चेहरा छुपाया और उस आदमी के साथ निकल गई। अलबर्क ने आसिफा को एक राज बना के रखा हुआ था। उसने अभी किसी को नहीं बताया था कि उसने दूसरी शादी कर ली है। दूसरी शादी मायूब नहीं थी, लेकिन वो डरता था कि दोस्त तो मजाक करेंगे कि इतना अरसा एक बीवी के साथ गुजार कर 40 साल की उम्र में नौजवान लड़की के साथ शादी कर ली। मगर ये भेद छुप न सका। अली बिन सुफियान ने शहर में और फौजी कैंपों के इर्द गिर्द अपने जासूस फैला रखे थे। उसे ये इत्तलाई मिल रही थी कि फौजी मेले के बाद शहर में भी जुआ और बदकारी बढ़ रही है। एक रोज एक सुराग रसा ने अली बिन सुफियान को ये रिपोर्ट दी कि गुज़िश्ता 3 महीनों में उसने 4 बार देखा है कि खादिम अद-दीन अलबर्क के घर से रात उस वक्त जब सब सो जाते हैं, एक औरत सियाह लिबादे में लिपटी हुई निकलती है और थोड़ी दूर जाती है तो एक आदमी उसके साथ हो जाता है। सुराग रसा ने बताया कि 2 बार उसने यही तक देखा। तीसरी बार उसने उस औरत का पीछा किया। वो उस आदमी के साथ एक मकान में चली गई। वहां से कुछ देर बाद निकली और उस आदमी के साथ वापस चली गई। उस सुराग रसा ने बताया कि उसने उस औरत को गुज़िश्ता रात घर से निकलते एक आदमी के साथ जाते देखा तो ताक़ुब किया। वो उसी मकान में दाखिल हो गई। जरा सी देर बाद वो एक आदमी के साथ मकान से निकली। वो दोनों शहर के एक बहुत बड़े मकान में दाखिल हो गए। सुराग रसा मकान से दूर दूर रहा। बहुत सा वक्त गुजर जाने के बाद उस मकान से एक एक करके 11 आदमी निकले। आखिर में ये औरत एक आदमी के साथ निकली। सुराग रसा अंधेरे से फायदा उठाते हुए उनके ताक़ुब में गया। अलबर्क के मकान से कुछ दूर आदमी एक और तरफ चला गया और औरत अलबर्क के मकान में दाखिल हो गई। सुराग रसा अलबर्क जैसे हाकिम के घर के मुतालिक कोई बात कहने की जुर्रत नहीं कर सकता था, लेकिन अली बिन सुफियान की हिदायत और अहकाम बड़े ही सख्त थे। उसने अपने जासूसों, मुखबिरों और सुराग रसानों से कह रखा था कि वो सुल्तान अय्यूबी की किसी हरकत को शख्स से देखे तो भी उसे बताए और वो किसी के रुतबे का लिहाज न करे। जहाँ उन्हें किसी किस्म का शक हो, वह कितना ही मामूली क्यों न हो, वो अली बिन सुफियान को तफसील से बताए। ये सबक जासूसी की ट्रेनिंग में शामिल था कि जासूसी की कामयाबी का दारो मदार ऐसी ही हरकतों और बातों से होता है जिन्हें बेमानी समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। उस सुराग रसा ने 4 मरतबा जो मुशाहिदा किया था वह अली बिन सुफियान के लिए अहम था। वो अलबर्क की बीवी को अच्छी तरह जानता था। वो ऐसी औरत नहीं थी कि रातों को किसी गैर मर्द के साथ बाहर जाए। अलबर्क की कोई बेटी जवान भी नहीं थी। ये तो किसी को भी इल्म ना था कि अलबर्क ने एक नौजवान लड़की के साथ शादी कर ली है। उसने इस मसले पर बहुत गौर किया। उससे ये ख्याल भी आ गया कि अलबर्क उसका दोस्त भी है। उसे हक पहुंचता था कि उसके दोस्त के घर में कोई गड़बड़ है तो उसके लिए कुछ करे, मगर उसके ज़हन में जो सोच गालिब थी वो ये थी कि शहर में मशकूक औरतों का रेला सा आ गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अलबर्क किसी बदकार औरत के चक्कर में आ गया हो। एक तरीका उसके दिमाग में आ गया। उसने अपने महकमे की एक औरत को इस रूप में अलबर्क के घर में भेजा कि वो एक मजलूम औरत है, उसका खाविंद मर गया है और उसके बेटे आवारा हो गए हैं, लिहाजा उसकी इआनत की जाए। हिदायत के मुताबिक ये औरत उस वक्त अलबर्क के घर में गई जब वो घर में नहीं था। दूसरी हिदायत के मुताबिक वो सारे घर में फिरी तो उसे आसिफा नजर आ गई। यह औरत अलबर्क की पहली बीवी से मिली, अपनी फरियाद पेश की और कहा कि अलबर्क की पहली बीवी अलबर्क से उसकी सिफारिश करे। बातों बातों में उसने कहा कि आपकी बेटी की शादी हो गई है या अभी कंवारी है। उसे जवाब मिला, ये मेरी बेटी नहीं, मेरे खाविंद की दूसरी बीवी है। 3 महीने हुए उन्होंने शादी की है। अली बिन सुफियान के लिए ये इत्तला हैरान किन थी। उसके दिल में यही शक पैदा हो गया कि रात को बाहर जाने वाली उसकी नई बीवी हो सकती है। अली ने एक और औरत के हाथ अलबर्क की पहली बीवी को पैगाम भेजा कि उसे कहीं बाहर मिलना चाहता है, मगर अलबर्क को पता न चले।
اس نے یہ بھی कहला भेजा کہ उनके घर के मुतालिक कोई बहुत ही जरूरी बात करनी है। अली ने मुलाकात के लिए एक जगह भी बता दी और वक्त भी बताया। जब अलबर को दफ्तर में मसरूफ होता था वो आ गई। अली बिन सुफियान के दिल में उस मुअज़्ज़ज़ औरत का बहुत ही एहतराम था। उसने अलबर्क की बीवी से कहा कि उसे मालूम हुआ है कि अलबर्क ने दूसरी शादी कर ली है। बीवी ने जवाब दिया, खुदा का शुक्र है कि उसने दूसरी शादी कर ली है, चौथी और पांचवी नहीं की। बातें करते करते अली बिन सुफियान ने पूछा, वो कैसी है? बहुत खूबसूरत है, बीवी ने जवाब दिया। शरीफ भी है? अली बिन सुफियान ने पूछा। आपको उस पर किसी किस्म का शक तो नहीं? कुछ देर तक वो गहरी सोच में पड़ी रही। अली ने कहा, अगर मैं ये कहूँ कि वो कभी कभी रात को बाहर चली जाती है तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी? वो मुस्कुराई और कहने लगी, मैं खुद परेशान थी कि ये बात किससे करूं। मेरे खाविंद का ये हाल है कि उसका गुलाम हो गया है, मुझसे तो अब बात भी नहीं करता। मैं उस लड़की के खिलाफ खाविंद के साथ बात करूं तो मुझे घर से निकाल दे। वो समझेगा कि मैं हसद से शिकायत कर रही हूँ। ये लड़की साफ नहीं, हमारे घर में शराब की बू भी कभी नहीं आई थी, अब वहाँ मटके खाली होते हैं। शराब? अली बिन सुफियान ने चौंक कर पूछा। अलबर को शराब भी पीने लगा है? सिर्फ पीता ही नहीं, बीवी ने कहा, बदमस्त और मदहोश हो जाता है। मैंने 6 बार उस लड़की को रात के वक्त बाहर जाते और बहुत देर बाद आते देखा है। मैंने ये भी देखा है कि जिस रात लड़की को बाहर जाना होता है उस रात अलबर को बेहोश होता है, सुबह बहुत देर से उठता है। लड़की बदमाश है, उसे धोखा दे रही है। लड़की बदमाश नहीं, अली बिन सुफियान ने कहा, वो जासूस है। वो अलबर को नहीं, कौम को धोखा दे रही है। जासूस? बीवी ने चौंक कर कहा, मेरे घर में जासूस? वो उठ खड़ी हुई, दांत पीस कर बोली, आप जानते हैं कि मैं शहीद की बेटी हूँ। अलबर को पक्का मुसलमान था, उसने जिंदगी इस्लाम के नाम पर वक्फ कर रखी थी। मैं बच्चों को जिहाद के लिए तैयार कर रही हूँ और आप कहते हैं कि मेरे बच्चों का बाप एक जासूस लड़की के कब्जे में आ गया है। मैं अपने बच्चों के बाप को कुर्बान कर सकती हूँ, कौम और इस्लाम को कुर्बान होता नहीं देख सकती। मैं दोनों को कत्ल कर दूंगी। अली बिन सुफियान ने उसे बड़ी मुश्किल से ठंडा किया और उसे समझाया कि अभी ये यकीन करना है कि ये लड़की जासूस है और ये भी देखना है कि अलबर को भी जासूसों के गिरोह में शामिल हो गया है या उसे शराब पिलाकर सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। उस औरत को ये भी बताया गया कि जासूसों को कत्ल नहीं गिरफ्तार किया जाता है और उनके दूसरे साथियों के मुतालिक पूछा जाता है। अली बिन सुफियान ने उसे कुछ हिदायत दी और उससे कहा कि लड़की की हर हरकत पर नजर रखे। ये औरत चली गई। यूं मालूम होता था जैसे अली बिन सुफियान की हिदायत पर ठंडे दिल से अमल करेगी, मगर उसकी चाल और उसके अंदाज से ये भी मालूम होता था कि किसी भी वक्त बेकाबू हो जाएगी। वो हरम की औरत नहीं थी, वो खाविंद की वफादार बीवी और मुल्क मिल्लत पर जान निसार करने वाली कौम की बेटी थी। खादिमुद्दीन अलबर को और अली बिन सुफियान सिर्फ रफीक कार ही नहीं थे, उनकी गहरी दोस्ती भी थी। वो हम उम्र थे, उन्होंने इकट्ठे मुआरके लड़े थे, दोनों सुल्तान अय्यूबी के पुराने साथी थे। इतनी गहरी दोस्ती के बावजूद अलबर्क ने अली बिन सुफियान से दूसरी शादी छुपा रखी थी। अली को मालूम हुआ तो उसने अलबर्क के साथ इस ज़मीन में कोई बात नहीं की। वो उसकी बीवी की वसातत से उसके घर का मुअम्मा हल करने की कोशिशों में लगा हुआ था। उसने अलबर्क के मकान और उस मकान के दरमियान एक जासूसों में इजाफा कर दिया था, जहां अलबर्क की नई बीवी रात को जाया करती थी। अलबर्क की पहली बीवी के साथ बातें किए 2 रातें गुजर गई थी। लड़की बाहर नहीं निकली थी। जासूस पूरी रात बेदार रहते थे। तीसरी रात निस्फ शब से जरा पहले अली बिन सुफियान गहरी नींद सोया हुआ था। उसने अपने अमले और अपने मुलाजिमों से कह रखा था कि वो जब चाहे उसे जगा सकते हैं। वो उन हाकिमों से मुख्तलिफ था जो किसी को आराम में मुखिल होने की इजाजत नहीं देते थे। उस रात अली को मुलाजिम ने गहरी नींद से बेदार किया और कहा, उमर आया है, घबराया हुआ है। अली बिन सुफियान कमान से निकले हुए तीर की तरह कमरे से निकला, सहन 2-3 छलांगों में उबूर किया और देवड़ी से बाहर निकल गया। उसके अमले का एक आदमी बाहर खड़ा था। उसने कहा, मुलाजिम को दौड़ाएं, 10-12 सवार फौरन मंगवाए, अपना घोड़ा जल्दी तैयार करे, फिर आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है। अली बिन सुफियान ने मुलाजिम को 14 मुसल्लह सवार और अपना घोड़ा और तलवार लाने को दौड़ाया और उमर से पूछा, कहो क्या बात है। उमर और आजर नाम के 2 जासूस आसफा को देखने के लिए मुतय्यन थे। अली बिन सुफियान ने उन्हें हुक्म दे रखा था कि लड़की घर से निकल कर कहीं जाए तो उसे फौरन इत्तला दी जाए।
उमर बड़ी खतरनाक इत्तला लेकर आया है। उसने बताया कि थोड़ी देर गुजरी, अलबर के घर से सियाह चादर में सर से पांव तक लिपटी हुई एक औरत निकली। 50-60 गज आगे गई तो अलबर के घर से उसी लिबास में एक और औरत निकली। वो बहुत तेज तेज अगली औरत के पीछे चली गई। जब उससे जरा दूर रह गई तो अगली औरत रुक गई। दोनों जासूस छुपे हुए थे, उन्हें कोई देख न सका। वो ताक़ुब भी छुप कर करते थे। दोनों औरतों में न जाने क्या बात हुई। उनमें से एक ने ताली बजाई। कहीं करीब से एक आदमी निकला। उसने बाद में आने वाली औरत को पकड़ना चाहा। औरत ने उस पर किसी हथियार का वार किया जो अंधेरे में नजर नहीं आता था। उस आदमी ने भी उस पर किसी हथियार से वार किया। जो औरत पहले आई थी उसकी आवाज सुनाई दी, इसे उठाकर ले चलो। दूसरी औरत ने उस पर वार किया, उसकी चीख सुनाई दी। दूसरी औरत ने उस पर एक और वार किया और आदमी का वार बचाया। दोनों औरतें जख्मी हो गई। उमर अली बिन सुफियान को इत्तला देने दौड़ पड़ा। आजर वहीं छुपा रहा। उसे ये देखना था कि वो लोग कहाँ जाते हैं। अली बिन सुफियान ने इस किस्म की हंगामी हालात के लिए तेज रफ्तार और तजुर्बाकार लड़ाका सवारों का एक दस्ता तैयार रखा हुआ था। ये सवार अपने घोड़ों के करीब सोते थे। जीने और हथियार उनके पास रहते थे। उन्हें ये मशक कराई जाती थी कि रात के वक्त जरूरत पड़ने पर वो चंद मिनटों में तैयार होकर जरूरत की जगह पहुंचे। वो इस कदर तेज हो गए थे कि अली बिन सुफियान के मुलाजिम ने दस्ते के कमानदार को इत्तला दी कि 14 सवार भेज दो। तो अली बिन सुफियान के कपड़े बदलने और उसका घोड़ा तैयार होने तक पहुंच गए। अली बिन सुफियान की क़ियादत और उमर की रहनुमाई में वो वारदात की जगह पहुंचे। 2 सवारों के हाथों में डंडों के साथ तेल में भीगे हुए कपड़ों की मशालें थी। वहाँ 2 लाशें पड़ी थी। अली बिन सुफियान ने घोड़े से उतर कर देखा। एक अलबर्क की पहली बीवी थी, दूसरा आजर था, उमर का साथी। दोनों जिंदा थे और खून में डूबे हुए थे। आजर ने बताया कि वो अलबर्क की बीवी को फेंक कर चले गए तो वो उसके पास गया। अचानक पीछे से किसी ने उस पर खंजर के 3 वार किए। वो संभल न सका, हमला आवर भाग गया। आजर ने बताया कि दूसरी औरत अलबर्क के घर की तरफ नहीं गई बल्कि उधर गई है जहाँ वो पहले जाया करती थी। उमर को उस घर का इल्म था। अली बिन सुफियान ने 2 सवारों से कहा कि वो दोनों जख्मियों को फौरन जर्राह के पास ले जाए और उनका खून रोकने की कोशिश करे। बाकी सवारों को वो उमर की रहनुमाई में उस मकान की तरफ ले गया जहां आसिफा पहले कई बार जाते देखी गई थी। वो पुराने जमाने का बड़ा मकान था। उससे मुल्हिक कई और मकान के पिछवाड़े से घोड़े के हिननाने की आवाज आई। अली ने अपने सवारों को मकान के दोनों तरफ से पीछे भेजा। 2 सवारों को मकान के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि कोई भी अंदर से निकले तो उसे पकड़ लो, भागने की कोशिश करे तो पीछे से तीर मारो और खत्म कर दो। सवार अभी चक्कर काट कर पिछवाड़े की तरफ जा ही रहे थे कि दौड़ते घोड़ों के टाप सुनाई दिए। अली बिन सुफियान ने एक सवार से कहा, सरपट जाओ, अपने कमानदार से कहो कि उस मकान को घेरे में लेकर अंदर दाखिल हो जाए, अंदर के तमाम अफराद को गिरफ्तार कर ले। सवार कैंप की तरफ रवाना हो गया। अली बिन सुफियान ने बुलंद आवाज से अपने जासूसों को हुक्म दिया, एड़ लगाओ, ताक़ुब करो, एक दूसरे को नजर में रखो। और उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई। ये रिसाले के चुने हुए घोड़े थे और उनके सवार सुल्तान अय्यूबी से कई बार खिराज तहसीन हासिल कर चुके थे। मफरूर भी शाह सवार मालूम होते थे। उनके घोड़ों के टापू बताते थे कि अच्छी नस्ल के बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं। ये शहर का इलाका था जहाँ मकान की रुकावटें थी, गलियां थी जो घोड़े की दौड़ के लिए कुशादा नहीं थी। इनसे आगे खुला मैदान था। अंधेरे में घोड़े नजर नहीं आते थे। उनकी आवाजों पर ताक़ुब हो रहा था और जब खुले मैदान में गए तो उनका छुपना मुश्किल हो गया। उफुक के पस मंजर में वो सायों की तरह साफ नजर आने लगे। वो 4 थे। उन्होंने कमो बेश 100 गज का फासला हासिल कर लिया था। वो पहलू ब पहलू जा रहे थे। अली बिन सुफियान के हुक्म पर 2 सवारों ने उसी रफ्तार से घोड़े दौड़ाते हुए तीर चलाए। तीर शायद खता गए थे। भागने वाले दानिशमंद मालूम होते थे। तीर उनके करीब से या दरमियान से गुजरे तो उन्होंने घोड़े फैला दिए। वो इकट्ठे जा रहे थे। उनके घोड़े खुलने लगे। निहायत अच्छे तरीके से घोड़े एक दूसरे से खासे दूर हट गए। अली बिन सुफियान का दस्ता बहुत तेज था। फासला कम होता जा रहा था मगर भागने वालों के घोड़े और ज्यादा एक दूसरे से हटते जा रहे थे। आगे खजूरों के पेड़ों का झुंड आ गया। उनके घोड़े वहाँ इस तरह एक दूसरे से दूर हट गए कि 2 दाईं तरफ और 2 खजूरों के बाईं तरफ हो गए। ये जगह ऊंची थी। घोड़े ऊपर उठे और गायब हो गए। ताक़ुब करने वाले बुलंदी पर गए तो उन्हें आगे जो भागते साहे नजर आए।
वो एक दूसरे से बहुत ही दूर हो गए थे। फिर वो इतनी दूर दूर हो गए कि उनके रुख ही बदल गए। अली बिन सुफियान जान गया कि वो उसके सवारों को मुंतशिर करना चाहते हैं। अली ने बुलंद आवाज से कहा, हर सवार के पीछे तकसीम हो जाओ, एक दूसरे को बता दो, टेर लगाओ, फासला कम करो, कमानों में तीर डालो। सवार तकसीम हो गए। सब ने कंधे से कमाने उतार कर तीर डाल लिए और तकसीम होकर एक एक घोड़े के पीछे गए। उनके घोड़े की रफ्तार और तेज हो गई। टापुओं के शोर गुल में कमानों से तीर निकलने की आवाजें सुनाई दी। किसी ने ललकार कर कहा, एक को मार लिया। घोड़ा बेकाबू हो गया था। उधर अली बिन सुफियान के साथ जो दो सवार थे, उन्होंने बैक वक्त तीर चलाए। अंधेरे में तीर खता जाने का डर था और तीर खता जा भी रहे थे। फिर भी उन्होंने एक और घोड़े को निशाना बना लिया। ये घोड़ा बेकाबू होकर और घूमकर पीछे को आया। एक सवार ने उसकी गर्दन पर बर्छी मारी, दूसरे ने अपने घोड़े से झुककर उसकी पीठ में बर्छी दाखिल कर दी, मगर घोड़ा तवाना था, गिरा नहीं। सवार जिंदा पकड़ना था। अली के एक सवार ने बाजू बढ़ाकर एक सवार की गर्दन जकड़ ली। नीचे घोड़ा जख्मी था, वो रुकते रुकते रुक गया। उस पर एक आदमी सवार था और एक लड़की जिसे सवार ने आगे बिठा रखा था। लड़की शायद बेहोश थी। सहरा की तारीख रात में अब किसी सर पर दौड़ते घोड़े की टाप नहीं सुनाई देती थी। सवारों की आवाजें और बिल्की चलते घोड़ों की टाप को सुनाई देते थे। सवार एक दूसरे को पुकार रहे थे। उनकी आवाजों से पता चलता था कि उन्होंने भागने वालों को पकड़ लिया है। अली बिन सुफियान ने सबको इकट्ठा कर लिया। भागने वाले पकड़े गए थे। उनके दो घोड़े जख्मी थे। उन घोड़ों को मरने के लिए सहरा में छोड़ दिया गया। भागने वाले 5 थे, 4 आदमी और एक लड़की। लड़की गिर पड़ी थी। भागने वालों में से एक ने कहा, हमारे साथ तुम लोग जो सुलूक करना चाहो कर लो, मगर ये लड़की जख्मी है। हम उम्मीद रखेंगे कि तुम इसे परेशान नहीं करोगे। एक घोड़े की जीन के साथ मशाल बंधी हुई थी, खोल कर जलाई गई। लड़की को देखा गया, बहुत ही खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। उसके कपड़े खून से सुर्ख हो गए थे। उसके कंधे पर गर्दन के करीब खंजर का गहरा जख्म था। उससे इतना खून निकल गया था कि लड़की का चेहरा लाश की तरह सफेद और आंखें बंद हो गई थी। अली बिन सुफियान ने जख्म में एक कपड़े ठोंसकर ऊपर एक और कपड़ा बांध दिया और उसे एक घोड़े पर डालकर सवार से कहा कि जल्दी जर्राह तक पहुंचे। वहां जल्दी का तो सवाल ही नहीं था। वो शहर से मीलों दूर निकल गए थे। कैदियों में एक बूढ़ा था। ये काफिला जब काहिरा पहुंचा तो सुबह तुलू हो रही थी। सुल्तान को रात के वक्त तो वाकई की इत्तला मिल गई थी। अली बिन सुफियान अस्पताल गया। जर्राह और तबीब कैदी लड़की की मरहम पट्टी में और होश में लाने में मसरूफ थे। सवार ने उसे थोड़ी देर पहले पहुंचा दिया था। अलबर्क की पहली बीवी और आजर होश में आ गए थे, मगर उनकी हालत तसल्ली बख्श नहीं थी। सुल्तान अय्यूबी अस्पताल में मौजूद था। उसने अली बिन सुफियान को अलग करके कहा, मैं बहुत देर से यहाँ हूँ। मैंने अलबर्क को बुलाने के लिए आदमी भेजा तो उसने अजीब बात बताई है। वो कहता है कि अलबर्क होश में नहीं है। उसके कमरे में शराब के पियाले और सुराही पड़ी है। क्या वो शराब भी पीने लगा है? उसे इतना भी होश नहीं कि उसकी बीवी घर से बाहर जख्मी पड़ी है। मैंने उसकी बीवी से अभी कोई बात नहीं की, तबीब ने मना कर दिया है। उसकी एक नहीं 2 बीवियां हैं। अली बिन सुफियान ने कहा, ये लड़की जिसे हमने सहरा से जाकर पकड़ा है अलबर्क की दूसरी बीवी है। जरा जख्मियों को बोलने के काबिल होने दे, हमने बहुत बड़ा शिकार मारा है। अलबर्क को सूरज निकलने के बाद जागा। मुलाजिम के बताने पर वह दौड़ता आया। उसकी दोनों बीवियां जख्मी पड़ी थी। उसे 4 जासूस दिखाए गए। वो बूढ़े को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसे वो आसपा का बूढ़ा खाविंद समझता रहा था। सुल्तान अय्यूबी ने ये वारदात अपनी तहवील में ले ली, क्योंकि ये जासूसों के पूरे गिरोह की वारदात थी और उसमें उसका मोतमिद मुलव्विस था, जिसे फौज के तमाम राज और आइंदा मंसूबे मालूम थे। जो ही जख्मी बयान देने के काबिल हुए उनसे बयान लिए गए। उनसे ये कहानी यूँ बनी कि अलबर्क की पहली बीवी को जब अली बिन सुफियान ने बताया कि उसके खाविंद की दूसरी बीवी मुश्तबा चाल चलन की है और वो जासूस मालूम होती है, तो वो सख्त गुस्से के आलम में घर चली गई। वो अपने खाविंद को और आसफा को कत्ल कर देना चाहती थी, लेकिन अली बिन सुफियान ने उससे कहा था कि जासूसों को जिंदा पकड़ा जाता है ताकि उनके छुपे हुए साथियों का सुराग लिया जा सके। उसने अपने आप पर काबू पाया और आसफा पर गहरी नजर रखने लगी। उसने रात का सोना भी तर्क कर दिया। मौका देखकर उसने उसके सोने वाले कमरे के उस दरवाजे में छोटा सा सुराख कर लिया।
जो दूसरे कमरे में खुलता। रात को उस सुराख में से उन्हें देखती रहती थी। 2 रातें तो उसने यही देखा कि लड़की अल्बर्को को शराब पिलाना चाहती थी और उड़ियानी का पूरा मुजाहरा करती थी। वो सुल्तान अय्यूबी की बातें ऐसे अंदाज से करती थी जैसे वो उसका पीर और मुर्शिद हो। सलीबियों को बुरा भला कहती और वही बातें करती है जो सुल्तान अय्यूबी के जंगी मंसूबे में शामिल थी। अल्बर्को उसे बताता था कि सुल्तान क्या कर रहा है और क्या सोच रहा है। अल्बर्को की पहली बीवी ने 2 रातें यही कुछ देखा और सुना। तीसरी रात वो नाटक खेला गया जिसका अल्बर्को की पहली बीवी को बेताबी से इंतजार था। उसने अल्बर्को को शराब पिलानी शुरू की और उसे बिल्कुल हैवान बना दिया। आसपास दोनों पियाले उठाकर और ये कहकर दूसरे कमरे में चली गई, दूसरी लाती हूँ। वो वापस आई तो पियालों में शराब थी। उसने एक पियाला अल्बर्को को दे दिया, दूसरा खुद मुंह से लगा लिया। उसके बाद उसने बेहद नंगी हरकतें की और अल्बर्को बेसुध लेट गया। आसिफा ने कपड़े पहने और अल्बर्को को आहिस्ता आहिस्ता हिलाया, हाथ से उसके पपोटे ऊपर किए मगर उसकी आंखें न खुली। उसने पियाले दूसरे कमरे में ले जाकर शराब में बेहोश करने वाली कोई चीज अल्बर्को के पियाले में मिला दी थी। आसिफा ने कपड़े पहने, ऊपर सिया चादर इस तरह लपेट ली कि सर से पांव तक छुप गई। आधी रात होने को थी। उसने कंदील बुझा दी और बाहर निकल गई। पहली बीवी आग बगोला हो गई। उसने खंजर उठाया, ऊपर लिबादा ओढ़ा। वो कमरे से निकलने लगी तो देखा कि आसिफा एक मुलाजिमा के साथ फुसुर फुसुर कर रही थी। उससे पता चला कि मुलाजिमा को उसने साथ मिला रखा था। आसिफा बाहर निकल गई, मुलाजिमा अपने कमरे में चली गई। पहली बीवी बड़े दरवाजे से बाहर निकल गई। वो तेज तेज चलती आसिफा के ताकुब में गई। वो उसके कदमों की आहट पर जा रही थी। वो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि वो कहाँ जा रही है। आसिफा को शायद उसके कदमों की आहट सुनाई दी थी। वो रुक गई। पहली बीवी अंधेरे में अच्छी तरह न देख सकी। वो आसिफा के करीब चली गई और रुक गई। अचानक आमने सामने आ जाने से पहली बीवी फैसला न कर सकी कि क्या करे। उसके मुंह से निकल गया, कहाँ जा रही हो आसिफा। पहली बीवी को मालूम न था कि लड़की की हिफाजत के लिए एक आदमी छुप छुप कर उसके साथ जाता है जो किसी को नजर नहीं आता। आसिफा ने अपने हाथ पर हाथ मारा और अल्बर्को की पहली बीवी से हंसकर कहा, आप मेरे पीछे आई हैं या कहीं जा रही है। इतने में पीछे से किसी ने पहली बीवी को बाजू में जकड़ लिया मगर उस औरत ने गिरफ्त मजबूत होने से पहले ही जिस्म को जोर से झटका दिया और आजाद हो गई। उसने तेजी से खंजर निकाल लिया। उसके सामने एक आदमी था। औरत ने उस पर वार किया जो बचा गया। आदमी ने ऐसा वार किया कि खंजर औरत के पहलू में उतर गया। उस आदमी ने देख लिया था कि औरत के पास खंजर है। वो फौरन पीछे हट गया। पहली बीवी ने आसिफा पर हमला किया और खंजर उसकी गर्दन और कंधे के दरमियान उतार दिया। लड़की ने जोर से चीख मारी। आदमी ने पहली बीवी पर वार किया जो ये औरत कुर्ती से बचा गई। उसने वार किया तो उस आदमी ने उसका वार अपने बाजू से रोक लिया। आसिफा गिर पड़ी थी। अल्बर्को की पहली बीवी को भी गहरा जख्म आया था जो पहलू से पेट तक चला गया था। वो डगमगाने लगी। वो आदमी आसिफा को उठाकर कहीं चला गया। अली बिन सुफियान के 2 जासूस उमर और आज़र छुप कर देख रहे थे। उन्हें मालूम नहीं था कि दूसरी औरत कौन है। उमर उस आदमी के पीछे छुप छुप कर गया जो आसिफा को उठा ले गया था। वो उसे उसी मकान में ले गया वो जहाँ जाया करती थी। वहाँ से उमर अली बिन सुफियान को इत्तला देने चला गया। आज़र ने बताया कि वो वहीं छुपा रहा। जख्मी औरत वहीं पड़ी थी, वहाँ और कोई ना था। आज़र उस औरत के पास जाकर बैठ गया। पीछे से किसी ने उस पर खंजर से 3 वार किए और हमला आवर भाग गया। आज़र वहीं बेहोश हो गया। शाम तक अल्बर्को की पहली बीवी और आज़र की हालत बिगड़ गई। जर्राहों और तबीबों ने बहुत कोशिश की मगर वो जिंदा न रह सके। अल्बर्को की बीवी ने अली बिन सुफियान से कहा था कि मैं अपने खाविंदों को कुर्बान कर सकती हूँ, कौम और मिल्लत की इज्जत को कुर्बान होता नहीं देख सकती। उसने कौम के नाम पर जान दे दी। सुल्तान अय्यूबी के हुक्म से खादिमुद्दीन अल्बर्को को कैद खाने में डाल दिया गया। उसने यकीन दिलाने की हर मुमकिन कोशिश की कि उसने ये जुर्म दानिश्ता नहीं किया। वो उन लोगों के हाथों में बेवकूफ़ बन गया था मगर ये साबित हो चुका था कि उसने हुकूमत और फौज के राज शराब और हसीन औरत के नशे में दुश्मन के जासूसों तक पहुंचाए है। सुल्तान अय्यूबी कत्ल का जुर्म बख्श सकता था लेकिन शराबखोरी और अय्याशी का और दुश्मन को राज देने के जराइम नहीं बख्शा करता था। आसिफा से उस रोज कोई बयान न लिया गया। उस पर जख्म का इतना असर नहीं था जितना खौफ का था। वो जासूस लड़की थी, सिपाही नहीं थी। उसे शहजादी के रूप में शहजादों से भेद लेने की ट्रेनिंग दी गई थी।
اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس کا یہ حشر بھی ہو سکتا تھا۔ اس پر زیادہ خوف اس کا تھا کہ وہ مسلمانوں کی قیدی ہے اور مسلمان اسے بہت خراب کریں گے۔ ایک خطرہ یہ بھی اسے نظر آیا تھا کہ مسلمان اس کے زخموں کا علاج نہیں کریں گے۔ اس نے اس خطرے کا اظہار ہر اس آدمی سے کیا جو اس کے قریب گیا۔ وہ ڈرے ہوئے بچے کی طرح روتی تھی۔ علی بن سفیان نے اسے بہت تسلی دی کہ اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو کسی مسلمان زخمی عورت کے ساتھ کیا جاتا ہے، مگر وہ سلطان ایوبی سے ملنا چاہتی تھی۔ آخر سلطان کو بتایا گیا۔ سلطان ایوبی اس کے پاس گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اس حالت میں وہ اسے اپنی بیٹی سمجھتا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ سلطان ایوبی تلوار کا نہیں دل کا بادشاہ ہے۔ آصفہ نے روتے ہوئے کہا، اتنا بڑا بادشاہ جسے شکست دینے کے لیے عیسائیوں کے سارے بادشاہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ایک مجبور لڑکی کو دھوکہ دیتے اچھا نہیں لگتا۔ ان لوگوں سے کہو کہ مجھے فوراً زہر دے دے، میں اس حالت میں کوئی اذیت برداشت نہیں کر سکوں گی۔ کہو تو میں ہر وقت تمہارے پاس موجود رہوں گا۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں تمہیں دھوکہ بھی نہیں دوں گا، اذیت بھی نہیں دوں گا، مگر وعدہ کرو کہ تم بھی مجھے دھوکہ نہیں دو گی۔ تم ذرا اور بہتر ہو لو۔ طبیب نے کہا ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اگر تمہیں اذیت دینی ہوتی تو میں اسی حالت میں قید خانے میں ڈال دیتا، تمہارے زخموں پر نمک ڈالا جاتا، تم چیخ اور چلا کر اپنے جرم اور اپنے ساتھیوں سے پردے اٹھاتی، مگر ہم کسی عورت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے۔ البرکو کی بیوی مر گئی ہے لیکن تمہیں زندہ رکھنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ یہاں تمہیں کوئی مرد اس نظر سے نہیں دیکھے گا کہ تم ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی ہو۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم یہ خدشہ دل سے نکال دو، تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو اسلامی قانون میں لکھا ہے۔ اس مکان کی تلاشی لی گئی تھی جہاں آصفہ جایا کرتی تھی۔ وہ کسی کا گھر نہیں تھا، جاسوسوں کا اڈا تھا۔ اندر استبل بنا ہوا تھا۔ اندر سے 5 آدمی برآمد ہوئے تھے۔ انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ان 5 نے اور ان 4 نے جنہیں تعاقب میں پکڑا گیا تھا جرم کا اعتراف کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر انہیں اس تہہ خانے میں لے گئے جہاں پتھر بھی بول پڑتے تھے۔ بوڑھے نے تسلیم کر لیا کہ اس نے اس لڑکی کو دانے کے طور پر پھینک کر البرکو کو پھانسا تھا۔ اس نے سارا ناٹک سنا دیا۔ دوسرے نے بھی بہت سے پردے اٹھائے اور اس مکان کا راز فاش کیا جسے شہر کے لوگ احترام کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ اس مکان میں بہت سی لڑکیاں رکھی گئی تھی جو 2 مقاصد کے لیے استعمال ہوتی تھی، ایک جاسوسی کے لیے اور دوسری حاکموں اور اونچے گھرانوں کے مسلمان نوجوانوں کا اخلاق تباہ کرنے کے لیے۔ وہ مکان جاسوسوں اور تخریب کاروں کا اڈا تھا۔ ان جاسوسوں نے یہ بھی بتایا کہ سلطان ایوبی کی فوج میں انہوں نے اپنے آدمی بھرتی کرا دیے ہیں جنہوں نے سپاہیوں میں جوئے بازی کی عادت پیدا کر دی ہے۔ وہ ہاری ہوئی بازی جیتنے کے لیے ایک دوسرے کے پیسے چراتے اور چور بنتے جا رہے ہیں۔ شہر میں انہوں نے 500 سے کچھ زیادہ فاحشہ عورتیں پھیلا دی ہے جو نوجوانوں کو پھانس کر انہیں عیاشی کی راہ پر ڈال رہی ہے۔ خفیہ قمار خانے بھی کھول دیے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ ان سوڈانیوں کو سلطان کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے جنہیں فوج سے نکال دیا گیا تھا۔ سب سے اہم انکشاف یہ تھا کہ انہوں نے 6 ایسے مسلمان افسروں کے نام بتائے جو سلطان ایوبی کی حکومت میں اہم حیثیت رکھتے تھے مگر سلطان ایوبی کے خلاف کام کر رہے تھے۔ آصفہ عیسائی لڑکی تھی، اس کا نام فلیمنگو بتایا گیا۔ وہ یونانی تھی، اسے 13 سال کی عمر سے اس کام کی ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ اسے مصر کی زبان سکھائی گئی۔ ایسی سینکڑوں لڑکیاں مسلمان علاقوں میں استعمال کرنے کے لیے تیار کی گئی تھی جنہیں چوری چھپے ادھر بھیجا گیا تھا۔ اس لڑکی نے بھی کچھ نہ چھپایا۔ 15 روز بعد اس کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ اسے جب بتایا گیا کہ اسے سزائے موت دی جا رہی ہے تو اس نے کہا، میں خوشی سے یہ سزا قبول کرتی ہوں، میں نے صلیب کا مشن پورا کر دیا ہے۔ اسے جلاد کے حوالے کر دیا گیا۔ دوسروں کی ابھی ضرورت تھی۔ ان کی نشاندہی پر چند اور لوگ پکڑے گئے جن میں چند ایک مسلمان بھی تھے۔ ان سب کو سزائے موت دی گئی۔ البرکو کو 120 کی سزا دی گئی جو وہ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ اس کے بچوں کو سلطان ایوبی نے سرکاری تحویل میں لے لیا۔ ان کے لیے سرکاری خرچ پر ملازمہ اور اتالیق مقرر کیے گئے۔ وہ البرکو کے بچے نہیں، ایک مجاہدہ کے بچے تھے اور ان کی ماں شہید ہو گئی۔